भीष्म पितामह कहे जाने वाले और बसपा के पूर्व नेता जगपाल जी मेरा राजनीतिक सफर जो है वो सबसे पहले गांव के पंचायत के मेंबर के रूप में मैंने पढ़ने के बाद, स्कूल छोड़ने के बाद ये काम किया। तीन साल के सफर में हम 3 बार विधायक रहे। आप हाल ही में बसपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, तो बसपा को छोड़ने का मुख्य कारण क्या था? हम उस दिशा से भटक चुके थे और आज जो है उस काम को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस काम को गरीबों के जन कल्याणकारी, राष्ट्रहित, देश हित को ध्यान में रखते हुए मैंने उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। यदि आपको टिकट मिलता है देहात विधानसभा सीट से, तो फिर आपकी रणनीति क्या रहने वाली है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव तो मैंने यहाँ 19 चुनाव लड़ चुका हूँ। रणनीति के बारे में तो सब लोग जो हैं संगठन के लोग चुनाव को लड़वाते हैं। 2022 चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से है, तो पार्टी के नेताओं का दल बदल का खेल शुरू हो चुका है, तो इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो जनहित कल्याणकारी, राष्ट्रहित कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उन सब का ये नेता तो अपने अपने स्टेज पर अपनी बात करेंगे, क्योंकि शोरूम का सामान दिखाया जाता है, वो बिकता नहीं। मंच पर नेता अपना शो दिखाएंगे, लेकिन जनता फैसला कर चुकी है कि ये सरकार, ये राष्ट्रहित ऐसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के देहात विधानसभा क्षेत्र। आपको बताते चले कि इस क्षेत्र को पहले, इस विधानसभा को पहले हरोड़ा विधानसभा के नाम से जाना जाता था और ये वही क्षेत्र है जहां से मायावती जी ने सहारनपुर से लखनऊ यानी कि मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। और आज हमारे साथ है राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले और बसपा के पूर्व नेता जगपाल जी, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी सर डीपीडी न्यूज में। सर, सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा, आप अपने राजनीति सफर के बारे में बताइए, कैसे आपने राजनीति की शुरुआत की? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो पुरुषोत्तम श्री राम हुए हैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि वो सबके हुए हैं। और उसके बाद इस व्यवस्था को बनाने वाले, जो देश की व्यवस्था है उसको बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। इस देश के मजलूमों, अल्पसंख्यकों, अगड़े पिछड़े गरीबों को जगाने वाले मान्यवर काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। मेरा राजनीतिक सफ़र जो है वो सबसे पहले गांव के पंचायत के मेंबर के रूप में मैंने पढ़ने के बाद, स्कूल छोड़ने के बाद ये काम किया। मेरे मन में एक जिज्ञासा थी। उसके बाद मैं यहाँ गांव का छोटा प्रधान के रूप में 7 साल लोगों की खिदमत में रहा। उसके बाद मैं यहाँ गांव में दिनारपुरा, गागलेडी और मक्काबास सामान्य सीट से मैंने यहाँ 900 वोटों से प्रधानी का
सफ़र तय करने का काम किया। लोगों ने मेरे पर अपना विश्वास जताया और मैंने उनकी खिदमत करने का काम किया। इसी बीच में हमने बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो उनकी विचारधारा थी, उनकी नीतियाँ थी, उनसे प्रभावित होकर के हमने बहुजन समाज पार्टी में काम करना शुरू किया और यहाँ आदरणीय बहन जी को इस क्षेत्र से जिताने का काम किया। सर्व समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन जी का, मान्यवर कांशीराम जी की नीतियों का सम्मान किया। 30 साल के सफ़र में हम 3 बार विधायक रहे और 2 बार हमें एक उपचुनाव था जो प्रशासन ने हम हराने का काम किया था। अब की बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, गठबंधन का चुनाव था, तो गठबंधन के हिसाब से मैं थोड़ा सा चुनाव को लूज कर गया था। ये तो मेरा राजनीतिक सफ़र है। मान्यवर कांशीराम जी राज्यसभा थे, उनके काम को देखने का काम किया। आदरणीय बहन जी की विधानसभा सहारनपुर, ये क्या नाम, हरोड़ा विधानसभा के नाम से थी, यहाँ के विकास को देखने का काम किया। तो जैसे कि आपने कई साल आप बसपा में रहे, तो कितने साल का आपका बसपा का सफर था? मेरा तकरीबन मैं 94 में बहुजन समाज पार्टी में आया था। आप हाल ही में बसपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, तो बसपा को छोड़ने का मुख्य कारण क्या था आपका? देखिए, जो मान्यवर कांशीराम जी चाहते थे इस देश के अंदर कि जिसके यहाँ छत नहीं है उसको छत मिले, जिसके पेट में भूख है उस भूखे को रोटी मिले, और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं उस समय मान्यवर कांशीराम जी ने अपने मिशन में चलाने का काम किया था, हम उस दिशा से भटक चुके थे। और आज जो है उस काम को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस काम को गरीबों के जन कल्याणकारी, राष्ट्र हित, देश हित को ध्यान में रखते हुए मैंने उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और कोई उद्देश्य था भाजपा में शामिल होने का? नहीं, मेरा और कोई भी उद्देश्य नहीं। मैंने लगातार पहले भी जन सेवा करी है और आगे भी मैं जन सेवा करने का काम करूँगा। भाजपा सरकार पर लगातार महंगाई को लेकर तंज कसा जाता है विपक्षी दल द्वारा, आम जनता द्वारा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, महामारी एक इतनी बड़ी आई जो पूरी दुनिया के अंदर आई, और उस महामारी में जो आज एक गरीब से लेकर अमीर तक एक ही नज़र से देखे जा रहे हैं, वैक्सीन का वहन हुआ है सरकार के ऊपर और उनके मेडिकल इलाज का जनता को बचाने का उन्होंने बहुत जल्दी, सबसे पहले दुनिया में भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल व्यवस्था करी और वैक्सीन की व्यवस्था करी। महंगाई और मुल्कों को अगर हम देखें और प्रदेशों को देखें तो उनके बनिस्बत हमारे यहाँ महंगाई उस हिसाब से बढ़ी तो ज़रूर है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी और जगह है, क्योंकि बहुत बड़ी महामारी से इस सरकार ने अपना योगदान देने का जनहित में काम किया। अगर हम कृषि बिल की बात करें तो कृषि बिल एक गरमाया हुआ मुद्दा है हाल ही में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसानों को कैसे आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे? देखो, घर के मुखिया ने, देश के मुखिया ने
सबके सामने वो उन्होंने कहा है, आपने हमें दिखाया है कि देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके वो कह सके कि मैं कुछ समझा नहीं सका अपने किसान भाइयों को, कुछ मेरी बात नहीं वो समझ पाए, तो उन्होंने इससे बड़ा और क्या त्याग होगा देश के किसानों के हित में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जनता को मद्देनजर, किसानों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने इस बिल को अपनी जनता के हित में वापसी किसान हित में लेने का काम किया। तो ये हित था या फिर कोई रणनीति? नहीं, ये देखो, अगर हम घर चला रहे हैं तो घर के मुखिया ने अगर अपने आप को महसूस कर लिया तो हमारे अपने घर के सभी सदस्यों को चाहिए कि हमारे बड़े ने महसूस कर लिया, हमें अपना घर सही चलाना चाहिए। तो आगामी 2022 चुनाव को लेकर आप देहात विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? मैं देहात विधानसभा सीट से नहीं चुनाव लड़ूंगा, जहाँ पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी। पूरे देश प्रदेश में, प्रदेश का चुनाव है, देश का चुनाव तो है नहीं अभी, 24 में आएगा, उसमें भी मैं एक वर्कर की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के जो भी मेरे शीर्ष नेता हैं, जहां मुझे लगाना है, जहां मेरी उचित ज़रूरत समझेंगे, यहाँ समझें या बाहर समझें, ज़िले में समझें या ज़िले से बाहर समझें, मैं बूथ स्तर तक भी काम करने वाला हूँ और बूथ स्तर तक काम करूँगा। यदि आपको टिकट मिलता है देहात विधानसभा सीट से तो फिर आपकी रणनीति क्या रहने वाली है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव तो मैंने यहाँ 19 चुनाव लड़ चुका हूँ। रणनीति के बारे में तो सब लोग जो हैं, संगठन के लोग चुनाव को लड़वाते हैं, पार्टी चुनाव को लड़वाती है, संगठन के सभी लोग, हम भी उन्हीं में साथ हैं, सब लोग मिल करके काम करेंगे और इस सीट को जीतवाने का काम करेंगे। 2022 चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से है, तो पार्टी के नेताओं का दल बदल का खेल शुरू हो चुका है, तो इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो जनहित कल्याणकारी, राष्ट्रहित कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उन सब का ये नेता तो अपने अपने स्टेज पर अपनी बात करेंगे, क्योंकि शोरूम का सामान दिखाया जाता है, वो बिकता नहीं। मंच पर नेता अपना शो दिखाएंगे, लेकिन जनता फैसला कर चुकी है कि ये सरकार, ये राष्ट्र हितैषी है, ये गरीब हितैषी है और ये सरकार जो है सर्व समाज के हित की है। तो राजनीति में आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श तो मान्यवर कांशीराम जी हैं। आगामी 19 तारीख को भाजपा की जन विश्वास यात्रा शुरू होने वाली है, तो इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, आप क्या है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से ये लोगों में हमारे प्रति, जनता में हमारे प्रति क्या विश्वास है, इस रैली का, इस यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा गया है और 19 तारीख में इसको हमारे राष्ट्रीय नेता बिजनौर से शुभारंभ करेंगे और रात को 19 को ही वहाँ के ज़िले में घूम करके यात्रा वहीं पर विश्राम होगा। 20 तारीख में ज़िला मुजफ्फरनगर में ये यात्रा शुभारंभ होगी और रात को उनका स्टे भी वहीं पर होगा। 21 तारीख में सुबह यात्रा सहारनपुर के सबसे पहले देवबंद पॉइंट पर उनका स्वागत होगा, फिर सिडकी, कोटा, कोलकी और गाघलेडी होते हुए यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले चौराहे पर उनका भव्य स्वागत होगा यात्रा का। और उसके बाद एक यहाँ पर गाघलेडी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बराबर में ही जो है एक यहाँ पर जनसभा होगी। यहाँ सर चल कर के हमारी यात्रा जो है वो चमारी खेड़ा पहुँचेगी और चमारी खेड़े से वो छुटमलपुर पहुँचेगी। छुटमलपुर उनका स्वागत होगा, चमारी खेड़ा में स्वागत होगा, वहाँ से फिर बरौली, कलसिया रोड बरौली पहुँचने का काम करेगी
और बरौली से जो है वो हमारा स्वागत, बरौली यात्रा का स्वागत यहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारी बरौली में भी स्वागत करेंगे। वहाँ के बाद लंढोरा जो रोड पे ही पड़ता है गांव, वहाँ पर यात्रा का स्वागत होगा। उसके बाद पुआरका में यात्रा का स्वागत होगा, चकहरेटी में यात्रा का स्वागत होगा और फिर माहीपुरा चौक से स्वागत होते हुए हमारे सहारनपुर में नगर के अंदर जो है वो एक प्रदर्शन के रूप में पूरे पॉइंटों पर जाते हुए जितने भी हमारे सीट नगर के पॉइंट हैं उन पर सब पर उनका स्वागत होगा और उनका रात को फिर 21 तारीख में यहाँ पर स्टे यहीं पर सहारनपुर में होने का काम होगा और यहाँ से हम उनको 22 में आगे शुभारंभ के लिए भेजने का काम करेंगे। यात्रा का समापन कब और कहां पर होगा? देखिए, ये पूरे प्रदेश में 6 पॉइंट से यात्रा शुरू हुई है और 10 जनवरी को इनका समापन जो है वो लखनऊ में होने का काम होगा। हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा कि आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए चाहेंगे कि हमारा देश तरक्की की तरफ जाए। आपने देखा, अभी हमने बात की भाजपा के वरिष्ठ नेता जगपाल जी से, जिन्होंने डीपीडी न्यूज में हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। हम ऐसे ही और खबरें आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक हमारी न्यूज को, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी गर्माहट आएगी। जरा एक खिड़की थोड़ा खोलना बेटा। इतनी ठंड में खिड़की खोल दूं? हाँ, हीटर, अंगीठी इत्यादि चलाने पर एक खिड़की हमेशा खोल देनी चाहिए ताकि नुकसानदायक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे कमरे में बंद ना हो। ओह, इस सर्दी के मौसम में शीतलहर से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।